व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एग्जैक्टली चलो, मतलब पहली बात तो नाम को ही इलेबोरेट करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, पहले नाम को ही समझो। नाम क्या है चैप्टर का? कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस द स्टेटमेंट, है ना? कैश फ्लो, तीन वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? नहीं, ये देखो उल्टा, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देना वो क्या है? स्टेटमेंट है। दैट मींस यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट एंड ऑल, ये यहाँ पे नहीं होने वाला। क्या है ये? स्टेटमेंट है। क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट है, किस चीज का स्टेटमेंट है? तो स्टेटमेंट है बेटा फ्लो का। अब अगर आप ध्यान से देखो, फ्लो का मतलब जानना है तो फ्लो दो तरीके का होता है। क्या होगा? एग्जैक्टली, एक तो हो जाएगा आपका इनफ्लो, क्या होगा? और दूसरा फ्लो क्या होगा? आउटफ्लो। ठीक है, कभी भी किसी चीज को जानना हो तो पहले उसके नाम को समझने की कोशिश करो। एक बार नाम समझ में आ जाएगा, मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कि स्टेटमेंट है जो क्या बताता है? फ्लो बताता है। फ्लो किस चीज का है? आप ये भी देख लो, फ्लो किस चीज का है? कैश का। तो यहाँ कैश का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्या होता है? I'll tell you, टेंशन मत लो, everything will be explained और क्लियरली यहाँ पे याद रहेगा, सारी चीजों को याद भी रखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है सर? एक स्टेटमेंट होता है जो बताता है फ्लो को। फ्लो मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो? कैश। कैश मतलब क्या होता है? कैश इन कैश इक्विवेलेंट। So we can write it down like कि cash flow statement is a statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent. Clear है? Meaning clear हो गया? एक statement, a statement which shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent. ठीक है, एक काम और कर लो आप लोग, फोन अपना बंद करके बैग में डाल दो, सारे लोग फोन अपना साइड बैग में डाल दो, क्योंकि आप लोगों की क्लास की ना कई बार अभी बोला भी है, सारे टीचर्स को ऑलमोस्ट बोला गया है कि आप लोगों की क्लास में बच्चे पीछे बैठ के फोन बहुत यूज करते हैं। अब हमारा ध्यान रहता है पढ़ाने पे, पढ़ने पे, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट लगे रहते हैं पढ़ाई पे, लेकिन बहुत से लोग फोन का मिस यूज करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बोलते हैं बेटा क्वेश्चन निकाल दो, तो क्वेश्चन के बजाय चैट चालू हो जाता है। सो एवरीवन जस्ट पुट इट डाउन, फोन बैग में डाल दो। नहीं, डोंट वरी, जो नहीं करते उनके लिए तो था भी नहीं, जो यूज करते हैं उनके लिए ही बोला। आप जिसने भी देखा होगा कैमरे में, जहां भी देखा होगा, यहाँ भी हो सकता है, कैमरा तो चारों तरफ लगा है तो देखा होगा ऑब्वियसली। देखो हमारा ध्यान इतना नहीं रहता, हमारा ध्यान रहता भाई इस पे करो, और ध्यान हो जाता भी है कई बार तो हम इग्नोर कर देते, भाई पढ़ाने में बिजी है, छोड़ दो उसको। बट जिनका अभी जो क्लास में नहीं है उनका ध्यान तो पूरा फोकस होगा ना कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो उधर से कैमरे में देखा गया और एडमिन की तरफ से आपके लिए वार्निंग आ चुका है। बेटे देखो, माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए है ना, और उस पैसे को खर्च करके आपको पढ़ने के लिए भेजा, फोन यूज करने के लिए तो नहीं भेजा ना। अब इमेजिन करो कि अगर आप यहाँ आके फोन यूज कर रहे हो, यहाँ आके पढ़ नहीं रहे हो, दोस्त बस कर छोड़ा या हिला दिया, बच गया, चलो बच गया। यहाँ आके फोन यूज कर रहे हो, यहाँ आके सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेके, तो अब एक्चुअली ना सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, जो कि बहुत बड़ा, ये गलती नहीं पाप समझो इसको। अगर आपको नहीं पढ़ना होता तो सीधे माँ बाप से बोल दो, कुछ और जगह यूज कर लेंगे, पैसे का प्रॉपर यूज हो जाएगा, क्योंकि पैसे फ्री में नहीं आते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है कमाने में उनको भी। तो अगर उन्होंने कुछ सपना देखा, अगर आपके ऊपर कुछ पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, तो जस्ट प्रूव इट राइट, रॉन्ग नहीं ना, सही साबित करो उनको। तो अच्छा नहीं लगा। अब जब ये चीज बोली जाती है ना कि सर क्लास में, ऑब्वियसली मेरे को तो नाम लेकर बोला गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, सच पूछूं तो 2-3 बच्चों के नाम लेकर बोले, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, इसीलिए थोड़ा बहुत गुस्सा भी आज देखा भी होगा। अब आप लोग ऐसा क्यों? नहीं, केवल बॉयज नहीं, गर्ल्स भी है, 1-2 गर्ल्स है, 1-2 बॉयज है, तो नाम लेके बोला गया, तो ऑब्वियसली बेटा देखो, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि देखो ऐसी नौबत ना है, इसलिए ठीक है खत्म करो। बहुत मेहनत लगती है माँ बाप के सपने में सजाने में, पैसा लगाने में। आपको ऐसे थोड़ी ना शौक था कि आप बताओ, ऐसे ही पैसा फेंकने का किसी को शौक है तो बताओ,
तो उन्होंने कुछ सपना देखा होगा, उन्होंने अपने आप का भविष्य बनाने के लिए पैसे लगाए, ऐसा थोड़ी नहीं है। अगर मैं भी अपने बच्चे को पढ़ने भेजूंगा तो क्या करने के लिए, स्कूल भेजूंगा, क्या करने के लिए भेजूंगा? तो स्कूल जाके फालतू काम करे पढ़ाई छोड़ के? नहीं ना। तो इट्स ऑल अबाउट यू। आपकी ड्यूटी होती है कि उन्हें सही साबित करो, उनको धोखा मत दो। दुनिया में जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। तो फिर सोच लो, इतना तो है। तो चलिए आते टॉपिक पे वापस। वरना मैं इतना रिजल्ट नहीं होता क्लास में, क्योंकि मुझे पता है पढ़ना होगा तो खुद पढ़ लोगे, लेकिन कभी कभार चीजें होती हैं जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो नहीं आप लाइन पे आते, ठीक है। और रही बात मेरी, तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बट कभी कभार, जो पुराने हैं उनको पता भी होगा, कभी आता है तो ज्यादा होता है। रीजन भी देखो, मेरे को ना तुम्हारी वजह से कोई टेंशन नहीं है। मैं वही सोचता हूँ कि देखो ये बच्चे आते हैं ना, अभी इस एज में हो, अगर यही 10 साल आगे जाओगे ना, मेरी और तुम्हारी एज में 10 साल का अंतर होगा, 10, 11 साल, 12 साल, बहुत ज्यादा। जब इस एज में होगा ना, तुम अपने इन हरकतों को एक बार सोच कर देखना, कि आपको खुद रियलाइज होगा क्या तुमने अपने माँ बाप के साथ कितनी चीटिंग करी है, कितना धोखा दिया उनको। घर से बोल के निकले, पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने नहीं आ रहे हो, और पढ़ने आ भी रहे हो तो फोन यूज कर रहे हो क्लास में बैठ के। इससे ना तो तुम मेरा कोई नुकसान कर पाओगे, ना तो उनका। और उनका ज्यादा पैसा बर्बाद करोगे, उससे ज्यादा क्या जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली नुकसान तुम्हारा है। सो इट्स ऑल अबाउट यार कि आप अपने करियर पे फोकस करो। प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, कोई ऐसा नहीं ग्रेजुएशन कर रहे हो। एक ग्रेजुएशन वाले होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते, उनको बोलना पड़ता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट आपने, मैं बता दूं ना, हमारे कॉमर्स प्रोफेशन वाले में ही ऐसी हरकतें हैं। अदरवाइज देखो कि बाकी प्रोफेशन में कोई बोलने वाले नहीं आता, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। आप देख लो, साइंस वालों में देखा होगा, टीचर कभी ये बोलने नहीं आता बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा, जब उसको वैसे ही पता है फिर इतना टाइम कहाँ मिलता है। तो साइंस वाला स्टूडेंट हमेशा सीरियस मिलेगा आपको, और जो नहीं सीरियस है उसको ना टीचर ने कुछ बोलना, ना बाप बाप ने कुछ बोलना, उसको तो सबको पता है वो टाइम पास कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ना करो, प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्वॉल्व है। सीएस कोई ऐसा कोई अलग डिग्री नहीं है, एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो एक तरह से। और अगर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेगा तो मार्केट में इमेज क्या जाएगी, एक बात। ऐसे कई कोर्सेज ऐसे हैं मार्केट में जो कराए जाते हैं कोर्सेज, लेकिन आपको भी उनकी इज्जत नहीं होती। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब मार्केट में निकलते हैं तो क्या करते हैं, अभी बैंकिंग और एसएससी की जो तैयारी करते हैं, आपकी नजर में उनकी रिस्पेक्ट है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करी जाती है, जब क्लास छूटता है तो आधे से ज्यादा इधर लफटेरों की तरफ घूमते मिलते हैं। उसमें भी 10% सीरियस होता है, वो भी टफ कोर्स है, इजी नहीं होता इतना जल्दी क्लियर करना, उसको भी मेहनत लगती है उसमें भी। लेकिन इज्जत क्यों नहीं? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उस कोर्स के, यानी स्टूडेंट्स, वो गलत तरीके से बिहेव करते हैं। वहां पे कोई काम नहीं है, चलो यही कर लेते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं, बैंक में जॉब लगी तो ठीक, वरना 10-12 साल में कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएंगे। तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट करते हो, एंड इट्स योर ड्यूटी कि जो काम आप कर रहे हो उसका पॉजिटिव इमेज है। इसी इंस्टीट्यूट में है। अगर आपको ये बोला जाए, देखो 3 प्रोफेशन को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ाते हैं, 3 प्रोफेशन को, 3 ही तो है, सीए, सीएसएम, 3 ही है ना। बाकी ग्रेजुएशन वगैरह वाले बच्चे आते हैं उनको छोड़ दो, उनको तो ऐसे हमको नहीं मतलब काउंट करते हो, बच्चे हैं वो ऐसे ही। तो 3 प्रोफेशन, अगर तीनों में से अगर आप ऐसे हरकतें करोगे तो लोग क्या बोलेंगे? हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन में जितने स्टूडेंट्स आएंगे, जितने जो भी आएंगे, टीचर्स होंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? नाम लेके बोलेंगे कि बच्चा बेकार है, ये बच्चा बेकार नहीं, सीएस वाले बच्चे बेकार है, क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ना। आप 2-4 लोग अगर ऐसे काम करोगे, क्या बोलेंगे? सीएस वाले बच्चे बेकार है, सीए वाले करेंगे, सीए वाले बच्चे बेकार है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? समझ रहे हो ना आप? केवल आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करो, आप सोसाइटी में जाके कोई उठपटांग हरकत करोगे, क्या बोलेंगे? आपको तो नाम भी हो सकता ना बोले, आपके पापा का नाम लेके बोलेंगे बेटा तो बेकार है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आप अकेले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो सर। आप यहां से निकल के मार के यहाँ पे सड़क पर लड़ाई कर लो, क्या बोलेंगे? बीसीसी के स्टूडेंट बेकार है। आपके कंधे पे कई लोगों की जिम्मेदारी है, आप अपने आप को नहीं, अपने अलावा और भी बहुत से लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, और वो जरूरी है।
और वो पॉजिटिव जाना चाहिए दोस्तों। इससे आपकी भी इमेज बनी रहेगी और सबकी बनी रहेगी। तो इट्स ऑल अबाउट योर, मतलब ये समझो ना कि वैसे तो अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाएगा वहां पे। आपका आपके साथ साथ माँ बाप कितने भी शरीफ हो, आपके साथ साथ उनको भी चार गालियां मिलती है। अगर आपको मिलेगी तो साथ में उनको मिलेगी। कैसे संस्कार दिए बोलते हैं ना लोग, ये आप ही बोलते हो। कोई अगर लास्ट में उठपटांग हरकत करता मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे, इसके माँ बाप ने क्या सिखाया इसको, यही तो बोलते हैं। माँ बाप ने तो सबके अच्छा ही सिखाया होगा ना, किसी के माँ बाप गलत नहीं सिखाते। वो बच्चे होते जो गलत सीख जाते, और अगर माँ बाप गलत सिखाते तो छोड़ो ऐसे माँ बाप को, उनका आप क्या कर सकते। वो सीरियस बनने नहीं आए बच्चे के। तो बेटे अब समझो इस चीज को, सीरियस हो जाओ। मतलब डायरेक्टली नाम लेके अगर एडमिन से कंप्लेंट आ रहा है कि बच्चे फोन यूज कर रहे हैं, तो इट इज लाइक, मतलब अगर ऐसा होता है ना सर आपकी क्लास में इस क्लास के बच्चे ना फोन यूज करते हैं, सारी क्लास में लगभग यूज करते हैं, ऐसा भी बोला कि सारी क्लास में लगभग यूज करते हैं। अब सोचो कितना अच्छा लगा होगा, कितनी अच्छी इमेज आई होगी। 2 मिनट के लिए बिना नाम लिए बोला होता तो थोड़ी सी बात चलो होता है, बच्चे कभी यूज कर लिए होंगे। नाम लेके बोला एंड आई नो मैं देख भी रहा हूं, तो क्या बोलो। चले तो मुझे लगता है बेटा आप सेंसिबली बिहेव करोगे तो ज्यादा फायदा आपको ही होगा, किसी और को कुछ फायदा नुकसान नहीं है। आप पास हो गए फायदा आपका, फेल हो गए नुकसान आपका। आपको कितना भी बता दूं, कोई यहाँ पे बैठा हुआ जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उनको आपके रिजल्ट फेल होने के बाद आपको क्या लगता है वो आप मातम मनाएंगे? नहीं है, मतलब पढ़ाना छोड़ देंगे यार, बच्चा फेल हो गया चलो 6 महीने तक, जब तक ये पास नहीं हो जाएगा किसी और बैच को नहीं पढ़ाएंगे, पैसे नहीं कमाना है। हर किसी की अपनी लाइफ है। मम्मी पापा सारा काम धाम छोड़ के बैठ के घर में बैठे रहेंगे, मेरा बच्चा फेल हो गया 6 महीने तक आगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। सबको ही अपने काम में नॉर्मल लगा रहेगा, केवल एक बंदा है जिसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहेगी फेल होने के बाद, वो आप। ठीक है ना? आपके अलावा आपके रिजल्ट का इम्पैक्ट किसी की लाइफ में नहीं पड़ेगा, ये ध्यान से रख लो दिमाग में। अगर कोई कहता है कि मेरे को बड़ा चिंता होगा तुम फेल हो जाओगे यार, मुझे बड़ा अफसोस होगा, बेटा 5 मिनट, मैं भी अफसोस करूंगा 5 से 10 मिनट। सच बता रहा हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं ये बात, इसीलिए 5 से 10 मिनट अफसोस होगा। उसके बाद जो पास हुआ उनके साथ मैं खुद ही मिठाई खाकर मिलूंगा। अब रिजल्ट आया था ना, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे 1 घंटे अफसोस हो जाएगा यार, बच्चे यार ये इसको भी तो पास होना चाहिए था। उसके बाद क्या करूंगा, फिर अपने नॉर्मल काम में लग जाऊंगा। अब बाईपास हुआ तो मिठाई लेके आया, नहीं मैं अफसोस मन रहा तेरा मिठाई नहीं खाऊंगा, कहीं फेल हो गए उनका बुरा लग जाएगा। क्यों? मैं बोल रहा हूँ बाकी लोग करते हैं, बोलेंगे नहीं हो सकता है, बट सबके दिमाग में यही चीजें होती है। तो कोई आपके साथ आपके फेलियर में खड़ा नहीं है, वो केवल आप अपने आप को अकेले पाओगे, ये जिंदगी में याद रखो, है ना? अगर आपको पास होना है, अगर आपको ऐसा देखना है सब लोग साथ में रहे और सब लोग आपका सपोर्ट करें ना, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। पास होने वाले साथी दुनिया खड़े रहती है। वो शायद शेर भी है, ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। अगर कोई नाकाम हो जाए ना, कभी किसी को सुना, अगर मान लो तुम अपने को लो ना, दुनिया छोड़ो, एक रेडी वाला तुम्हारा रिश्तेदार हो, बेचारा गरीब है, दुनिया में बताते फिरते हो क्या मेरा रिश्तेदार है, मेरा रिश्तेदार है। इनफैक्ट कई लोग तो अवॉइड भी करेंगे सामने मिलने से, अगर पब्लिक प्लेसेस पे करेंगे ना। और मान लो मोदी जी कहीं दूर से सरनेम से कहीं दूर के रिश्तेदार होंगे, बहुत दूर के, इतने दूर के कि तुम देख भी नहीं पा रहे हो रिश्ता, लेकिन बायो में लिखा मिलेगा सोशल मीडिया पे रिलेटिव ऑफ मोदी जी। बताओगे नहीं बताओगे? सभी करते हैं ये काम। क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी जी सक्सेसफुल है ना। तो जो सक्सेसफुल होता है बेटा, दुनिया उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ के रखना चाहती है। मैं अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ कई बार बोलता है, मैं रिलेटिव्स को फोन करके उठाता ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि मेरे को उनसे काम नहीं पड़ता, लेकिन उनको मेरे से कई बार काम पड़ता है और मुझे पता है अगर जब तक मेरा काम है तब तक मेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। तो जब तक काम पड़ेगा वो लोग मुझे भूल नहीं सकते, याद रखना। ये एरोगेंस नहीं है, बात बता रहा, जनरल बात बता रहा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अब अपना काम छोड़कर मैं अगर सबके चक्कर में घूमना फिरना इधर उधर दोस्ती यारी रिश्तेदारी निभाना शुरू कर दो तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं बर्बाद होगा मेरे पीछे कोई नहीं मिलेगा, मेरे पीछे कोई नहीं मिलेगा, याद रखना। तो ऐसी तुम्हारी बात है, अगर तुम फेल हो गए ना, तुम्हें लगता है तुम्हारा दोस्त है फेल और वो पास हो और तुम फेल हो जाओ, देख लो 2 महीने तक दोस्ती रिचार्ज बताना, यही देखे यार।
ये रिश्तेदारी बनाते हुए चलते ना कि ये तो हमारा रिश्ता है, इसके साथ रिश्ता है, आगे चल के हम शादी तक कर लेंगे। एक रिजल्ट में रिश्ते बदलते देर नहीं लगती और कईयों की शादियां अलग होते देखी है मैंने, है ना। ये प्रोफेशनल कोर्स में मेरे दोस्त यही गृह छिड़ जाता है, कई बार देखा मैंने। तो अगर आपको लगता है ये आपका सगा वाला है, बाद में ये कहेंगे नहीं पापा नहीं मानेंगे, ठीक है ना, यही होना है। और खासकर बॉयज ज्यादा बच के रहो इन सब चीजों से, क्योंकि गर्ल्स के बारे में एक चीज तो मुझे लगता है कि वो कितने भी बदमाशी करे, कितना भी उठपटांग काम करे, लेकिन जब बात आती है ना कहीं सीरियस होने की, तो सीरियस रहती है चीजों को लेकर। A lot of time I have seen कि दो बॉयज और गर्ल्स रिलेशन में है, they are studying in the same class, लड़की पास हो जाती, लड़का फेल। उसके बाद लड़का पंकज उधास के गाने सुनता है, अल्ताफ रजा टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू नो द PhD स्कॉलर ऑफ सैड सॉन्ग, तुम्हारे को वो आ जाएंगे, सोनू निगम, अल्ताफ रजा, पंकज उधास, इनके गाने सुनना शुरू कर देगा। लड़की कोई दिक्कत नहीं, पास हो आगे, उसके घर वाले अच्छी जगह शादी करना भी चाहिए। मेरे को तो लगता है किसी नालायक के पीछे पड़ने से अच्छा है किसी अच्छे के साथ सेटल होकर रहो। यही सेम वॉइस के लिए भी बोल रहा हूँ। तो कुछ नहीं रखा जिंदगी में, और ये ह्यूमन टेंडेंसी रही है सर, मूवीज में भी देखा होगा। और वो जो आप वो मूवीज में देखते हो ना कि यार इंतजार किया तेरा वर्षों तक, कुछ नहीं होता ऐसा। ये फैक्चुअल लाइफ नहीं है। वो निकम्मे लोग होते हैं, जब दो निकम्मे होंगे तो एक निकम्मा दूसरे निकम्मे का इंतजार कर लेगा। उसको पता है कि वो भी निकम्मा है, मैं भी निकम्मा, तो दूसरा कोई बना ही नहीं मेरे लिए। जिनके लाइफ में ना कुछ अचीवमेंट रखी है ना, वो कभी किसी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो सक्सेस का, जो मेहनत करने वालों से छूट जाता है। समझ में आई बात? आप वेट करते रहोगे तो लास्ट में आपको वही मिलेगा जो मेहनत करने वालों ने छोड़ दिया था। So it's all about you. देखो हर तरीके से यही बात है लाइफ में। अब कल को कोई भी आके ये बोले कि ये बच्चा बेकार है, तो थोड़ा अजीब लगता है यार कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतना प्रोफेशनल कोर्स में बच्चा है, इसको तो सेंसिबल होना चाहिए। एंड विद प्रूफ बोल रहा, देखो सर, देखो आपके सामने यूज कर रहा, क्योंकि कैमरा में तो रिकॉर्डिंग है यार। चले तो आगे से बेटा मतलब बैच को रिप्रेजेंट करो, ऐसे मतलब नेगेटिव इमेज नहीं आनी चाहिए। चले आइए, कैश एंड कैश पेरेंट को इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैश एंड कैश पेरेंट को शो करने वाले स्टेटमेंट को नाम क्या देंगे हम? क्या नाम देंगे हम? पक्का है तो राइट इट डाउन, लिखो, हेडिंग दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट और मीनिंग लिखो। बेटा ये इतना आपको लिखना है, हालांकि आई टेल यू मीनिंग लिखवाऊंगा, बट ये कैश जो ये बनाया था ना बेसिकली, वो आपको लिख लेना, क्योंकि आप एग्जाम में थोड़ा एग्जाम के टाइम पे ना थोड़ा बहुत चीजों को जल्दी ग्रैब करने के लिए सब काम करना पड़ता है। तो जो नाम के साथ हमने छेड़छाड़ करी तो वो ऐसे ही बना लो थोड़ा सा। अब ऑब्वियसली अब मेरे से अच्छा ही लिखोगे तो लिख लो थोड़ा सा अच्छा, और मीनिंग तो आपको बता रहा हूं। रियलिटी बता दो, मेरा एक स्टूडेंट था, यहीं पे था, एक लड़की ना, उसके घर वालों ने उसको सपोर्ट नहीं करना था एजुकेशन में, पढ़ाई को लेकर, तो वो इतना सीरियस था उसको लेकर कि वो उसकी फीस तक भर के उसको पढ़ाया है। मतलब दैट काइंड ऑफ, जॉब करता था, उसने सीए नहीं कोर्स छोड़ दिया, उसने जॉब करता था, अपनी उसकी फीस अपने जॉब की सैलरी से अपनी उसकी फीस भरा था। लड़की हो गई पास, भाई साहब का जॉब मीडियोकर जॉब था, पास हो गई, सीए बन गई, घर वालों ने दूसरे से शादी करवा दी। गलत नहीं मानता मैं इसमें डिसीजन लेने में, आपको क्या लगता सर इसने उसके साथ बहुत गलत किया? तो भाई तुम बेवकूफ थे, तुम्हें नहीं पता था कि वो आगे चले जाएगी। दुनिया यही है यार, मैं किसी को गलत बोल नहीं सकता, जो प्रैक्टिकल सोचता है वो उसके लिए। देखो आप अगर कंसेप्ट थ्योरी पे रहोगे, जिंदगी जियोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार उस लड़की ने बड़ा गलत किया, बेचारे ने बड़ी मेहनत करी थी उसके लिए, क्या सपने देखे थे, बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है, शाहरुख खान नहीं हो तुम, है ना। ये रियल लाइफ है, यहाँ एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल दोस्तों। ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये प्रैक्टिकल है, वो गलत नहीं बोलूंगा मैं उसको। उसने अपना भविष्य देखा, उसने अपना भविष्य देखा। सेल्फिशनेस एवरीवेयर इज देयर इज सेल्फिशनेस।
आप नालायक निकल जाओगे, घर वाले आपको पूछना बंद कर देंगे। मैं अभी बोला ना, जो लायक होता है उसी से दुनिया रिश्ता रखना चाहती है। और ये रियल कहानी बता रहा हूँ। जो भी पुराने टीचर्स होंगे यहाँ पे ना, उनको पता भी होगा। नाम तो मैं खैर किसी का भी नहीं लूंगा, नाम लेके किसी बदनाम क्यों करना। दूसरे अभी मतलब नए जो बाद में टीचर्स आए उनको नहीं पता, वो जो पुराने होंगे 2017-18 के आसपास स्टोरी है। मैं 2017 से यहाँ पे हूँ, तो काइंड ऑफ खुद ही समझ जाओ कि क्या है दुनिया। यही है जो बॉलीवुड में देखते हो, मूवीज में देखते हो, वो सच नहीं है दोस्तों। हाँ, वो एक्चुअली कुछ मूवीज में देखा था, तो वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। अब शादी में जरूर आना, तो बाद में शादी भी तो कर ली, वो ऐसा नहीं होता। बता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पता है, सही बात बता दो, अगर उसी मूवी में आपके इंटरवल के बाद का मैं तुम्हें बता दूं, आफ्टर गेटिंग द IAS डिग्री और तुम्हें मौका मिल जाता बदला लेने का ना, तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते, उसको बचाते नहीं। ये याद रखना, रियलिटी ये। एक्सेप्शनली तुम उसको बचाते भी तो उससे शादी तो नहीं करते बेटा, ये इतना याद रखो। यू हैव मच मोर बेटर अपॉर्चुनिटी। वो केवल मूवी है ना, वो कहानी लिखी जा सकती है तो लिख देते हैं। आज IAS है, कल IPS बन जाएगा, कल को CS बनेगा, कल को CA बनेगा, कल को प्रधानमंत्री बन जाएगा। मूवी में सब बन जाएंगे, रियल लाइफ में बचा उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखो, मूवीज के बेस में जिंदगी मत सोचो। बड़ा मजा आता मूवी देखने के, अपने आप को शाहरुख खान और सामने काजोल दिखाई देती है। बाद में जब सच्चाई पड़ती है, जब माँ बाप की चप्पल पड़ती है, तो असलियत दिखाई देती है। ना तो शाहरुख खान, ना तो काजोल। कौन है हम? अपना नाम याद आता है, पीछे माँ बाप का दिया हुआ सरनेम याद आता है, और फिर याद आता है जिंदगी में भी काम करना, तब कुछ हो गया। ठीक है। So cash flow statement के बारे में मीनिंग लिखोगे, it is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent for a given period of time. That is the meaning. Primarily, that is the meaning. It is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalent for a given period of time. अब ये नहीं क्या परमानेंटली नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे एक साल के लिए, एक साल के लिए। अभी हम अकाउंटिंग पीरियड को बेस लेते हैं ना, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसको शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे स्टेटमेंट को हम नाम क्या देंगे बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको एक चीज तो मैंने बता दी, मीनिंग तो बता दी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बता दिया, लिखवा भी दिया। अब आपको स्टेटमेंट के बारे में कुछ जानना है क्या? नहीं सर, स्टेटमेंट सिंपल डॉक्यूमेंट होता है ना, मतलब एक शीट ऑफ पेपर। फ्लो में केवल इतना ही जानना था, क्या होता है फ्लो मतलब। लेकिन जब बात कैश की है तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, पहला कैश और दूसरा क्या? सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैश। मीनिंग तो क्लियर, अब कैश लिखो। कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? तो कैश का मतलब देखोगे बेटा, कैश मतलब क्या होता है? इट मींस कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। कैश जो बोलते हैं ना, कैश, कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक। सर इस ऐसे कैसे? कैश इन हैंड तो कैश ये समझ में आ रहा है, बट कैश एट बैंक में लिखते हैं, मेरे लिए कैश कैसे हो सकता है? कैश का मतलब द हाई लिक्विड एसेट, जो इतना लिक्विड है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं वैसे पेमेंट कर दूं। तो कांट यू यूज योर बैंक बैलेंस फ्रीक्वेंटली? और आज के टाइम में कैश से ज्यादा मेरा बस चले, अगर मुझे डिफाइन करना तो आई विल डिफाइन कि बैंक बैलेंस इज मोर लिक्विड देन कैश बैलेंस। सर ऐसे कैसे? आज के टाइम में आप बैंक बैलेंस यानी यूपीआई, और जब से ये आपका वॉलेट वगैरह शुरू हुआ है, आप ज्यादातर पेमेंट ऑनलाइन करते हो। कैश से ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है। इंडिया में तो सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज होता है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज होता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस उतने ज्यादा है। एंड जो हमारा सिस्टम है यूपीआई सिस्टम, दैट इज यूजर फ्रेंडली। दुनिया में और भी देश में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, हमारे यहाँ यूपीआई जो सिस्टम हमारा है वो हमारा इंडिया का है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, यहीं पे बनाया हुआ, यहीं पे यूज होता है। और अभी कई कंट्रीज में उसको यूज करना शुरू किया है, लाइक गल्फ कंट्रीज में शायद यूएई ने शुरू करा है अभी, मतलब ऑब्वियसली खरीदना पड़ेगा। और रशिया भी इस चक्कर में है कि मिल जाए, और एक दो कंट्रीज और ये अपने पड़ोस में, म्यांमार या इंडोनेशिया में से कई तो ऐसे। So they are demanding such type of system. क्यों? हम जब जाते हैं दुकान पे पेमेंट कैसे करते हैं सर? ऐसा फोन निकाला, ऐसे लगाया, हो गया पेमेंट। कितना टाइम लगता है पेमेंट करने में हमारे को? 2 सेकेंड में लगता है। अगर कोई स्कैन करा, पे किया, पेमेंट हो गया, हाँ है ना?
इतना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है यूपीआई की वजह से। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी को 50 रुपए देने हैं, जेब में आपको 2 लाख रुपए लेके चल रहे हो, सब 500 के और 2,000 के नोट से, आप मुझे बताओ दुकान वाले को आप ज्यादातर कोशिश क्या करोगे? वही बोलेगा, खुद बोलेगा, और वो बोलेगा पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दो, बोलते हैं ना? बोलो भाई। In fact, after demonetization, we are using cards frequently. डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इतना जबरदस्त यूज होता है हमारे वहां पे, मतलब छोटे छोटे जगहों पे कार्ड्स मिल जाएंगे आपको, है ना? यार तुम 10 रुपए के धनिया लेने चले जाओ, उसके लिए भी यूपीआई से पेमेंट करके आते हो यार, भूल रहे हो क्या? मतलब अगर जेब में फोन और सारा पैसा घर पे भूल गए, वॉलेट घर पे भूल गए, आज के टाइम चिंता नहीं होती। और मेरे जैसे भी लोग होते हैं जो कैश कैरी बहुत कम करते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं चलता वॉलेट है या नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। ऐसा भी होता है, कैश को जरूरत ही नहीं पड़ती। कहाँ पड़ती जरूरत, बताओ ना, कहाँ जरूरत पड़ती है? शॉपिंग करते हैं हम, ऑनलाइन कर लेते हैं। अरे ऑफलाइन जाते हैं तो कैश और कैश की जरूरत कहाँ पड़ती है? वहां तो ऑनलाइन पेमेंट वहां भी एक्सेप्ट होता है। सो वी यूज बैंक बैलेंस मोर फ्रीक्वेंटली देन कैश बैलेंस। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन करना कहीं से भी जेन्युइन नहीं है। तो कैश का मतलब कैश लाइन एंड बैंक बैलेंस दोनों को मिला लिया जाता है, दोनों को कैश बोला जाता है, याद रखना। क्लियर रहेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब ये दोनों आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? बिकॉज कैश और कैश इक्वल लिक्विडिटी बेस पे डिसाइड होता है, लिक्विडिटी ज्यादा है इनकी। और कुछ ऐसी भी सिक्योरिटीज या कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कैश एग्जैक्टली तो नहीं होती, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये है आपका, इसको नाम देते हैं क्या? कैश इक्विवेलेंट। एज डिक्टेट, आप देख के लो, देख के लिखना, देख के लिखो, बोलता हूं सुन के लिखो, आपकी इच्छा है। कैश इक्विवेलेंट में लिखना, इट मींस हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। It means highly liquid marketable securities which are ready to be converted, which are ready to be converted into known amount of cash, into known amount of cash within a very short period of time, within a very short period of time। और ब्रैकेट में लिखा है से 3 months। इन ईयर्स में कवर किया गया इसको कि इंडिया में हम जनरली इसको 3 महीने मानकर चलेंगे। असम्पशन है बेटा, इसके लिए कोई लॉजिक मत खोज लेना 3 महीने क्यों, ठीक है? सर हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लिक्विड सिक्योरिटीज और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जिनको आप बेचकर जल्दी से जल्दी कैश ले सकते हो, हाँ या ना? तो ऐसे सिक्योरिटीज को आप कैश से कम नहीं मानोगे। कैश स्टेटमेंट में इसको कैश के बराबर रखा जाता है, इसलिए शब्द क्या यूज हुआ? कैश इक्विवेलेंस। क्लियर है? पक्का बोलो यार, कैश इक्विवेलेंस बोलते, इतना याद रहेगा? हाँ या ना जवाब दो मुझे। कैश इक्विवेलेंट का मतलब दे आर नॉट कैश बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? अच्छा, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद असम्पशन कितना? 3 months। अच्छा, एग्जांपल भी देख लो यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन ना हो, एग्जांपल भी दे रखा है। और जो एमसीक्यू पेपर का भी कुछ टाइम पहले हुआ था, 2 या तीसरे 1 या 2 अटेम्प्ट पहले हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन जो था वो इसी पे आया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट? पहला ऑप्शन रेसिड्यूल, दूसरा ऑप्शन कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मैंने उसी को एग्जांपल में लिख दिया क्योंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बहुत सी चीजें आ जाती है, तो सारे कवर हो जाते हैं। एंड जितने लोग भी सिक्योरिटीज लॉ पढ़ते हो, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, उसमें आपने मार्केट के बारे में पढ़ा, मनी मार्केट भी होगा, आया ना? मनी मार्केट भी होगा, इनफैक्ट कुछ इसका यूज तो और भी सब्जेक्ट में भी होगा, और भी लॉ के सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत यूज होगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में, इफ यू रिमेंबर। प्राइमरी मार्केट जहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी अगर शेयर इश्यू कर रही है। सेकेंडरी मार्केट जहां पब्लिक शेयर्स पर डील कर रही है, ठीक है? यानी जहां से हम कैपिटल या फंड्स बोरो करते हैं वो क्या होगा? प्राइमरी। और जहां हम केवल ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव से जाते हैं वो क्या होगा? सेकेंडरी। सो बेटा यहाँ पे हम
प्राइमरी सेकेंडरी ये सब पढ़ा हुआ ना, तो एग्जैक्टली उसी चैप्टर में उसी के कहीं आसपास में आपको ये भी मिलेगा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, अब पढ़ा है तो बताओ, व्हाट इज मनी मार्केट? नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट होता है, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये तो मतलब बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में। तो वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर आपको मनी एक्वायर करना, मतलब आप सिक्योरिटीज वगैरह में डील करते हो, तो वही है यहाँ पे। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यही इतना डेफिनेशन याद रख लो, बहुत है तुम्हारे लिए। अगर आपको नहीं याद है या नहीं है पढ़ा या सिलेबस में नहीं है या हो, आई डोंट नो, बट आपको पता ना कैपिटल मार्केट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो ओवरनाइट थोड़ी ना करेगी, बोलो। तो मनी कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वही बात है आपका ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म। तो अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है, अब सारे नहीं आ जाएंगे बट सम ऑफ देम, लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब तरीके के कुछ होते हैं, ठीक है। अब पूरा इसमें क्यों जाना, बैंकिंग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। मनी बैंकिंग पढ़ रहे हो तो शायद उसमें पता था, मनी बैंकिंग मनी के हिसाब से लेकर चलता, उसमें इकोनॉमिक्स में होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया है, तो ट्रेजरी बिल्स रेडी टू सेल होता है, सेल करके हम इसको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा कैश का एक लिक्विडिटी बनी रहेगी, तो उसको हम कैश के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, पक्का? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इतने कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत स्मूथली चल रहा हूँ, कोई जबरदस्ती ऐसा भगाने का काम नहीं कर रहा हूँ कि भगाओ सिलेबस भगाओ, नहीं, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का? आगे बढ़े। अब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट ना एक्टिविटीज में डिवाइड होता है, और वो 3 एक्टिविटीज होंगी जिसको आपने 12वीं क्लास में ही रट्टा लगा लिया होगा। I don't know how many of you know the exact meaning of the activities, but रट्टा तो लग गया होगा, एक्टिविटीज का नाम तो पता होगा, मीनिंग का बाद में देख लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। कौन कौन सी एक्टिविटीज थी दोस्तों? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ये फिक्स्ड ऑर्डर है, कहाँ पे लिखा था यही तो पूछ लो, कहाँ लिखा ये फिक्स्ड ऑर्डर है? S3 नहीं लिखा है, फॉर्मेट में लिखा था तो नहीं, वो तो तुम्हारे ऑथर ने लिखा ना, बुक लिखने वाले ने फॉर्मेट बताया ना। ये कहाँ देखो, कहाँ लिखेगा, लिखा का मतलब अगर कोई लॉ हो या कोई कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशन या स्टैंडर्ड हो तो बताओ। स्टैंडर्ड में लेट मी टेल यू डोंट नो, स्टैंडर्ड के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, देखो ऐसे लिख भी दिया। AS3 में कहीं नहीं लिखा है फॉर्मेट के बारे में, और बोलो। कंपनी लॉ वहां भी नहीं लिखा, और बोलो। कहीं नहीं लिखा है, तो फिर नहीं, अरे इनडायरेक्ट तुमने पढ़ा होगा, डायरेक्ट में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कहीं नहीं लिखा है, तो फिर हम यही फॉर्मेट क्यों यूज करते हैं? इजी पढ़ता नहीं होगा, अगर ऊपर नीचे कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, मेरे को बोला कोई कि पहले 2 लिखो, फिर प्लस करो, उसमें 5, फिर प्लस करो 10, कितना हो गया? 17। मैं उल्टा भी लिख दूं तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? और किसको कितना फर्क पड़ जाएगा बताओ? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ भी है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर लेकिन हम यही फॉर्मेट क्यों फॉलो करते हैं? इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। अच्छा एक बात बताओ, ये बदमाश जो हंस रहा है, ये ना दिवाली में कलर खेलता है। अगर ये दिवाली में कलर खेलने लगे पूरे मोहल्ले में घूम घूम के, तो मोहल्ले वाले इसको क्या कहेंगे? हाँ, पागल। क्यों कहेंगे भाई? नहीं, क्यों कहेंगे? ये हरकत क्या गलत कर दी उसने बताओ? दिवाली में क्या? हाँ मतलब ठीक है, क्रैकर्स और कलर वाले पटाखे जला। नहीं, वो कलर की होली खेल रहा था, बकायदा खेलो कलर से, पानी। ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हो? क्या किसी रूल बुक में लिखा है कि दिवाली में होली नहीं, मतलब कलर नहीं खेल सकते? हाँ एग्जैक्टली, ये क्या है? कस्टम है, कस्टम है ना। अब आप सोचो, होली में लगे ये रॉकेट जलाने, पटाखे फेंक रहे पड़ोसी के ऊपर, क्या बुरा तो मानो पटाखे हैं, उसमें कलर अंदर से निकलेगा, एक बार जल के तो देखो कलर बदल जाएगा जहां चलोगे, तो कलर ही लगेगा एक तरह से। तो बेटा ऐसे लोगों को हम क्या बोलने लगते हैं? मार्केट मतलब सोसाइटी, मार्केट, बार बार मार्केट ही निकलता है, वो
पढ़ाते पढ़ाते ना हमारा वैसे ही हो जाता, मार्केट ही निकलता है हमारा। बस तो ये नहीं बोलते सोसाइटी में शादी होती है, बोलते मार्केट में शादी होती है, एग्जाम्पल में अगर। तो भाई समझो ध्यान से, हम पागल क्यों बोलने लगते हैं ऐसे लोगों के? जस्ट बिकॉज वो डिफरेंट है। और जो डिफरेंट है वो गलत है क्या? जो डिफरेंट है वो गलत है क्या? नहीं, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए वो एबनॉर्मल बिहेव होने की वजह से वो पागल है। क्यों? हमारा एक कस्टम है कि सब करते तो हम भी करते। समझ में आई बात? A lot of things in your life सब करते तो हम भी करते नहीं। बोलो, एक छोटे से बच्चे को क्या पता रहता है कि क्या वेज होता है, क्या नॉन वेज होता है, क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए? लेकिन फैमिली में सारे वेजिटेरियन थे तो 99% चांस है कि वो लड़का भी जो छोटा अभी नन्ना मुन्ना पैदा हुआ वो भी क्या हो जाए? क्यों? घर में कभी मिला ही नहीं। और जब बाहर निकले खाने लायक हुए तो देख के मजा नहीं आया, नहीं खाया। और जिसने बचपन से ही, सोचो, जो बचपन में जब से बैठना चलना सीखा तब से लेग पीस हाथ में लिए घूमे रहा है ना, KFC के चिकन खा रहे। अब आप सोचो बड़े होकर आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? वो छोड़ देगा? ज्यादातर नहीं, ज्यादातर हो सकता है कि माइंड परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो कई चीजों से मोटिवेट होगा, बट जनरली क्या करेगा? खाएगा। खाएगा। रीजन भी सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, बस इतनी सी बात है। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, दैट इज द थिंग। और यही कस्टम है। ये फॉर्मेट जो लिया गया ना, इसका भी पीछे रीजन यही है। कोई लॉजिक मत खोजना, दिस इज जस्ट अ कस्टम। ये कस्टम है बेटा, अकाउंटिंग के कस्टम्स में आता है ये। अरे वो कस्टम नहीं जहां पे वो कस्टम ड्यूटी लगती, वो कस्टम नहीं। कस्टम मतलब प्रथा, प्रथा बोलते हैं। सारे करते आते हैं, हम भी करते हैं। सारे ने यही फॉर्मेट यूज किया, हमें भी करना है। सदियों से चला आ रहा है, हम भी यही कर रहे हैं। भाई ये कई चीजें, मैं बताऊं, तुम जो नाम वाम का यूज करते हो, चीजों के नाम दिए गए, क्यों हम वही नाम बोलते हैं? क्यों नहीं दूसरा नाम यूज करते? क्योंकि दुनिया हमें पागल कहेगी, है ना। आप एक बात बोलकर देखना, आलू को कैप्सिकम बोलना नहीं, वो भी क्या रूल बुक में नहीं लिखा ना। Why we are using the same name? Because universally accepted है, सब कोई यूज करता, हम भी करते हैं। कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं दे सकते ना इसके पीछे। किसी के पास है तो बता दो भाई, साइंटिफिक किसी रूल बुक में, कई बुक किताबें आप पढ़ी हो तो दे दो। मजबूर नजर हमारे तो वो किताबों में लिख के दिया जाता, पिक्चर वाले। बचपन में प्ले में गए थे पढ़ने, तो पिक्चर में बनाया था, उसमें लिखा था कैप्सिकम। वो तो उस लॉ थोड़ी ना है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ, सारे बोलते तो हम भी बोलते हैं। अभी पूरी दुनिया में राइट हैंड कौन सा होता है? यही है ना भाई। हो सकता है कुछ लोग, अब यही रीजन है कि दुनिया फिर क्या कहेगी? बोलना नहीं है एक दूसरे को पागल पागल, ये दुनिया बोलेगी। आप करके तो देखो, आप करके देखो। देखो, जो चीजें रूल्स और लॉ बोलते हैं, जो लॉ बोलता है, जो कोई रूल बोलता है, जो कोई स्टैंडर्ड बोलता है, वो तो कुछ जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। हमारे देश में सड़क पे किधर चलना होता है? बीच में। हमारे देश में सड़क की किधर चलना होता है? बीच में नहीं चलते। मैक्सिमम को तो देखता हूँ बीच में चलते हुए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो क्या है? अच्छा वो पागल, क्या पागल है? अच्छा चलो आ जाते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। हमारे देश में रूल है, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से सड़क की किधर चलना है? आपको लेफ्ट में चलना है। देयर आर सम कंट्रीज जहां पे किधर चलना है। इसलिए तुमने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है हमारे देश में किधर बनता है? राइट में। और जो कंट्री में उल्टा होता है वहां लेफ्ट साइड बनता है। हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। तो अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ लेफ्ट चलने का रूल है, वहां राइट चलने का रूल है। अलग हो सकता है ना, क्योंकि ये रूल है, ये लॉ है। लॉ हर जगह सेम हो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ राइट और लेफ्ट, उनके वहां राइट और लेफ्ट एक ही होगा ना भाई। वहां कैब में बैठे और बोलोगे राइट मुड़ जाओ, क्या हुआ? ज्यादा तेज है, नेचुरल है। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, वो मुझे नहीं लगा, मेरे को नेचुरल लग रहा था।
चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ अगर मैं कैब में बैठा हूँ और कैब में बोलूं ड्राइवर से बोलूं भाई लेफ्ट ले ले, लेफ्ट किधर जाएगा? मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट किधर जाएगा? यूएस में इधर जाने लगेगा, है ना भाई? वहां भी यही है लेफ्ट राइट का सिस्टम। तो जो चीजें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना दोस्तों, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजों का, अब देखो नाम बदला जा सकता है चीजों का अपने अपने हिसाब से। हमारे देश में लेफ्ट चलने का रिवाज है ना, किसी भी वजह से हम फॉलो करते हैं ना। अगर कोई डिफरेंट साइड जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे। पुलिस वाले देख लेंगे तो क्या करेंगे? मामू बना देंगे, है ना? मामू समझ लो ना, चालान तो कटेगा ना। सो मतलब मुद्दा यही है कि वी हैव समथिंग जो हमारे लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वी हैव द कस्टम। हमारे देश में दिवाली पे हम क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयां खाते हैं, है ना? हमारे देश में और भी कई फेस्टिवल्स हैं। जब देखो भाई अभी मत बोलना कि सर आप तो रिलीजन बायस, जो आप केवल दिवाली हिंदू फेस्टिवल की बात कर रहे हो और भी फेस्टिवल। भाई देखो वो अपना अपना फेस्टिवल मेरे को ज्यादा अच्छे से पता है। अब ये थोड़ी ना कि मैं आप बोलूं जैन धर्म में क्या करते हैं, मुस्लिम धर्म में क्या, ठीक है ईद मनाते हैं। अब ईद में एग्जैक्टली क्या कल्चर होता है आई डोंट नो, यही जानता हूं भाई खाने गया था, सेवइयां खाई थी, उससे अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं याद है। अब बकरीद में वो मटन चिकन खिलाते हैं, उसके अलावा और मुझे नहीं पता। तो भाई देखो जो पता वो एग्जाम्पल है, तो इसमें कोई ऐसा मत सोचना कि भाई रिलीजन बायस्ड या ऐसा कुछ, ठीक है भाई? एग्जाम्पल मैं किस चीज का उठाऊंगा? जो मुझे को अच्छे से पता है, ठीक है यहाँ तक? तो कस्टम है बेटा, ये फॉर्मेट यूज करना, दैट इज जस्ट ओनली व्हाट कस्टम। सब करते, हम भी करते सेम फॉर्मेट। सर हम चेंज कर दे तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर चेंज कर देगा। तुम अलग चल के देखो फिर तुम्हें पागल बोलेगा, वही याद रखना। तो चेंज नहीं करना है, सेम फॉर्मेट यूज करना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी क्या है दोस्त? ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है? नहीं, ऑपरेटिंग मतलब होता है रूटीन ऑपरेशन, जो रूटीन बेसिस पे काम करते हो उसी को ऑपरेशन बोलते हो। यहाँ पे डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज को कवर किया जाता है। सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस, रिसीट, कस्टमर से पैसे आते हैं या क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, खर्चे करते हैं, सब कवर हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरी एक्टिविटी व्हाट इज दैट? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन वेरियस सोर्सेज। अब हम अगर अपने पैसे को कहीं लगा के रखें जहां से हमें रिटर्न की उम्मीद है, जो हमारा रूटीन वर्क नहीं है। भाई देखो हमारा रूटीन वर्क क्या है? गुड्स बेच के पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, वो रूटीन वर्क है, या सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाना। लेकिन हमने उसी पैसे, कमाए हुए पैसे को कुछ अलग जगह पे लगा रखा, वहां से भी इंटरेस्ट या डिविडेंड नाम से इनकम आती है। वो इनकम हमारी क्या हो जाएगी? इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। वो कैश हमारा इन्वेस्टिंग होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट फाइनेंसिंग, जहां से भी सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब पैसा कहां से आया? इक्विटी से आया, डेट से आया, प्रेफरेंस से आया, लोन लेके आया, कहां से आया? ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ फंड्स। आपको एग्जांपल लिख रखा है, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, याद रखना। एंड ऑल द रिलेटेड एक्टिविटीज विल बी देयर। बट बेटा ये एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, दिस इज जस्ट अ जनरल क्लासिफिकेशन, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक नोट लिखना है, इस एक्टिविटीज को लिख लिया क्या? लिख लो, फिर उसके बाद मैं एक नोट लिखवाऊंगा। मेथड्स और एक्टिविटीज जो ये लिख रहा है ना, मेथड्स मत लिखना अभी, एक्टिविटीज लिखो, एक नोट बोल के लिखवाऊंगा।
equity share, preference share, debentures, etc. I hope okay है यहाँ तक. डन. इसके लिए नोट लिख लो. अभी भी नहीं लिख पाया. चलो. डन. तो नोट लिखोगे बेटा इसके जस्ट नीचे. नोट the above classification of activities, the above classification of activities are general classification, but it depends on nature of the organization. For example, अब एक एग्जाम्पल देके समझा भी देता हूं क्या लिखा है. interest paid will be treated as financing activity. Interest paid will be treated as financing activities in general, but in case of financial institutions it is treated as operating activity. But in case of financial institutions it is treated as operating activities. Clear है? So it's all about the organization जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. ठीक है बेटे. ऑर्गेनाइजेशन का नेचर डिसाइड करेगा कि ऑपरेटिंग क्या, इन्वेस्टिंग क्या, फाइनेंसिंग क्या. आपको जो बताया गया जनरल बताया गया, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा लिख के नहीं आएगा ना कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए तो थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए. क्लियर है? अब आगे आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. टेंशन मत लो, आज कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा, केवल कंसेप्ट की बात होगी. एज यूजुअल यू ऑल नो, इतने दिन से समझ में आ गया कि पहली क्लास में क्वेश्चन नहीं, केवल कंसेप्ट पे बात होती है. हाँ, अगर चैप्टर बहुत छोटा हुआ तो शायद हो जाता क्वेश्चन. ये छोटा चैप्टर नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगेगा. बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे इसके. ठीक है, पहले मॉड्यूल भी देखूंगा. इस मॉड्यूल में अगर अच्छे क्वेश्चन हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर साइड से करेंगे कुछ. हेलो चले बेटा. So let's move on. Methods of preparing cash flow statement. अब let me tell you one thing, जो ऊपर नहीं बताया था यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर अगर मैं बताता तो हम कहते ये सारी चीजें AS3 ने बताई है कि लाइक मेथड, ये फॉर्मेट AS3 ने बताया है, ये डेफिनेशन के एक पॉइंट्स को AS3 ने सब कुछ नहीं बताया. AS3 केवल बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते कैसे वो.
ठीक है, और कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट एवरीथिंग इज कोडेड इन AS3, ठीक है ना, कुछ कॉमन सेंस से भी होता है। अब ये फॉर्मेट की बात करोगे, मैंने क्या बोला, फॉर्मेट में पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, ऐसा AS3 ने नहीं बताया। लेकिन मेथड क्या होते हैं ये आपको कहीं और नहीं, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली मतलब हमसे अगर पूछा जाए कि AS3 क्या बताता है, तो विल टॉक अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाम के साथ AS3 लिख सकते हैं, क्योंकि वी आर स्टडीइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विद सम बेसिक इंफॉर्मेशन। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तो होंगी, अब एकदम सेम टू सेम नहीं ना होता है, कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होती है, इलैबोरेशन, जो एक्स्ट्रा कांसेप्ट होते हैं उनके साथ पढ़ना होता है, बस यही है। तो AS3 ने कितने मेथड्स की बात करी है? दो, ओनली दो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वो एक्टिविटीज की बेटा। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डेस्टिनेशन सेम होगा, मतलब रिजल्ट सेम आएगा, रास्ते अलग है, मंजिल एक है, ये समझो, ठीक है। और ये जो दोनों मेथड है ये केवल और केवल डिफरेंशिएट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, यानी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी will be similar in both the cases, ठीक है। both the methods, दोनों मेथड्स में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रहेगा। तो चेंज किस में होगा? केवल ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इसलिए हम बोल ही देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है? बट must remember that is segregated on the basis of operating activities only, otherwise investing, financing दोनों methods में common होते हैं। क्लियर रहेगा? पक्का है? आई होप लिख चुके होगे। अब पहला हेडिंग दोगे यहाँ पे पहले मेथड का, डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। direct method of preparing cash flow statement। चले, डैश देके लिखना, डैश देके। दिस मेथड टॉक्स अबाउट, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, अब ये सब ओरिजिनल नोट्स है, कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और मेरे को जितना मतलब अपने से बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि पुराने में सेम वर्डिंग सेम लाइन, ऐसा कॉपी पेस्टेड वाला नहीं है। जो भी लिखवा रहा हूँ वो आप लिख कर। क्या लिखा आपने? दिस मेथड टॉक्स अबाउट डायरेक्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखा आपने? डायरेक्ट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ, यानी कहां से कैश आया कहां कैश गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी लिख दो, थोड़ा क्लियर रहेगा ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात ही नहीं करेंगे मेथड्स में, याद रखना। इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मुझे लगता है क्लियर है। ऑपरेटिंग में कितना कैश आया कितना कैश गया, सीधे सीधे काउंट करोगे, ठीक है ना। तो लिखना आगे, फर्स्ट देखिए आगे लिखो, पैरा चेंज कर लो बेसिकली। दिस मेथड स्टार्ट्स विद,
This method starts with amount of cash received from customers and debtors. From customers and from customers and debtors, which can be calculated as follows. एक एक करके लिखेंगे, अभी देखते जाओ। अभी पहले कस्टमर एंड डेटर से कैश मिलने की बात करने जा रहे हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। which can be calculated as follows. ठीक है, क्या होगा देखो। क्या लिखा था आपने? कैश रिसिप्ट ना, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड डेटर्स। थोड़ा रफली लिख रहा हूँ बट आपको क्लियर है, क्योंकि बोल के लिखवा रहा हूँ तो आप लिख लोगे साथ के साथ। कस्टमर्स एंड डेटर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स एंड डेटर्स। फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये आपका फॉर्मूला बनेगा, कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सारी चीजें इतना लिख जाओगे नोट्स में कि आपको मेथड देख के काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। नोट से ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये लिखा। सर कैश सेल को तो हम जानते हैं, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला कोई रूल नहीं है। लेकिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर कैसे आएगा? तो वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस एज वेल, कलेक्शन फ्रॉम व्हाट? डेटर्स। उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो सर। ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग डेटर्स। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा देखो, ओपनिंग और ओपनिंग डेटर में अगर हम क्रेडिट सेल ऐड कर देते हैं तो हमारे टोटल डेटर हो गए। टोटल में से जो बच गए हैं क्लोजिंग डेटर वो माइनस कर दो, तो जितनों ने पेमेंट कर दिया वो आ गया, और वो पेमेंट जितनों ने किया उन्हीं को बोलते हैं, हमने क्या नाम देते हैं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का नाम देते हैं। सो बोथ द थिंग्स विल बी एडेड एंड वी विल गेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डेटर। So can we make the direct formula? बोलो बोलो बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है इससे? कैसे? क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या बनना चाहिए? नहीं, नेट डेटर तो ठीक है, नहीं, इन दोनों का यूज करके केवल एक फॉर्मूला, कलेक्शन फ्रॉम कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डेटर, अगर एक ही फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे? टोटल सेल्स आगे प्लस में नेट डेटर्स। नेट डेटर्स मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो आप इस तरह लिखो ना, नेट वर्ड मत यूज करो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मतलब आप इस तरह लिख लो, कह सकते हो टोटल सेल्स, साफ सुथरा लिखना, मेरी तरह गंदा गंदा मत लिखना, नोट्स तुम्हारे लिए बना रहा हूं मैं, कुछ भी है ऐसे। प्लस कह सकता हूँ ओपनिंग डेटर्स और माइनस क्लोजिंग डेटर्स। यस नो, बताओ मुझे। हाँ जी बोलो। तुम बताओ, मेरा नंबर दिए थे, अपना नंबर दी थी, आई डोंट नो कहाँ पे हो तुम? वो वाला नंबर दे देना, वो वोडाफोन वाला वो भी चेक करा लो।
सर ये समझ आया नहीं आया? अरे एक बात बताओ, कैश सेल यहाँ पे प्लस में है, क्रेडिट सेल यहाँ पे प्लस में, अगर दोनों को जोड़ दोगे टोटल सेल हो जाएगा, और ओपनिंग डेटर बचा क्लोजिंग डेटर बचा, हो तो क्या बराबर यार। अच्छा, जब बात हम यहाँ पे डेटर की कर रहे होंगे बेटा, तो किसी एक डेटर को हाईलाइट कर लेना। इतनी बार डेटर डेटर लिखा है ना, तो किसी एक को हाईलाइट करके और साइड में लिख लेना। यहाँ पे इसका मतलब केवल डेटर्स नहीं है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एज वेल, दोनों को काउंट करना है, दोनों लेकर चलना है। सो नॉट एवरी टाइम वी आर गोइंग टू राइट कि बिल्स रिसीवेबल, डेटर मतलब डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल बोथ। क्लियर? श्योर? ओके ओके, ये पहला स्टेप था। आप नोट्स में वापस जाओ, नोट्स में वापस जाओ। व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज के पहले क्या लिखा था? दिस मेथड स्टार्ट्स विद कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसके बाद पैरा चेंज करके अगला लाइन लिखो। द सेकंड स्टेप इज लिखो लिखो, ये फॉर्मूले को नोट्स में बिल्ड कर रहा हूं और कुछ नहीं, मेथड को पूरी तरीके से एलैबोरेट कर रहा हूं। द सेकंड स्टेप इज to find out, the second step is to find out the amount paid to creditors, employees, suppliers, etc. क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? नाइन सिक्स वाली क्या बात करते, पागल बना लेंगे। मैं तो जाके वहां पे पे करके लगवाया था, नंबर वही है। सही नंबर नहीं लिख रहे, वही चेक कर। ठीक है बेटा, क्या लिखा आपने भी? एम्प्लॉयर को कोई पेमेंट नहीं करता यार, एम्प्लॉइज लिखवाया था ना। हाँ तो फिर ठीक, मतलब मेरे साइड से सही था। लिखा उसने एम्प्लॉइज है, उसने एम्प्लॉयर बोल दिया, मेरे को लगा मैंने एम्प्लॉयर बोल दिया, तो मैं वही कंफर्म कर रहा था। ठीक है मिस्टर आदित्य, हाँ मतलब ठीक होना भी चाहिए। सो ये पेमेंट करने की बात हुई। अब एक बात बताओ यार, क्रेडिटर को पेमेंट करते तो रूटीन एक्टिविटी है ना, गुड्स खरीदते हैं। एम्प्लॉइज वगैरह को पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, हाँ या ना? सो इसके लिए आप क्या लिखा आपने, पूरी लाइन क्या लिखी थी? द सेकंड स्टेप which is as follows, cash paid to creditors, suppliers, employees, etc. is equal to, अब मैं सप्लायर क्रेडिटर को एक ही रास्ते पे ले चलता हूं, दोनों एक ही मान लेता हूं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स प्लस पेमेंट मेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दो चीजों को कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, हो गया तुम्हारा काम। यहां भी आया ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी। कैश पेड टू क्रेडिटर, सप्लायर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ये आपने देख लिया। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड फॉर लिखना था, मेड ऑफ नहीं, मेड फॉर लिखना था, सॉरी, मेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ वो मैंने गलती से बोला, शायद और का लिखा हो, तो वो मेरे को ऐसा लगता है हो जाता है कई बार। मेरे को भी लगता है कि मैं सोच अगले वाले पॉइंट को रहा हूँ, लिख कुछ पीछे रहा हूँ, तो हाथ और दिमाग दोनों साथ नहीं चल पाते।
दिमाग आगे निकल जाता है, गलत हो जाता है। हेलो शुड बी मूव ऑन, आगे चले। अच्छा सर, पहला क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे था? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मैं यहाँ ऑब्वियसली रफली लिख सकता हूँ, इतना तो फ्रीडम मेरे को है ही। आप रफली ना लिखना, क्योंकि एग्जाम टाइम तक आप अपना ही लिखा नहीं पढ़ पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी तो चलेगा, अभी याद रहेगा, क्योंकि अभी ताजा है ना, याद रहेगा। तो सर यहाँ पे आपको फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेज, ऑब्वियसली टोटल परचेजेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। सिंपल वही, जैसे पेमेंट टू रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ मिल रहा है ना, तो फॉर्मूला भी सिमिलर है। ओपनिंग क्रेडिटर यानी पहले से उधार था इतना, परचेज करके और उधार ले लिया, टोटल क्रेडिटर हो गया, उसमें से जितना बाकी रह गया हटा दो, जो पेमेंट हो गया वो निकल आएगा। ठीक है, और पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसेस, देखो पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसेस, इसमें क्या होगा ध्यान से देखो। एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, बार बार वही थोड़ी लिखूंगा, ऊपर ऑपरेटिंग लिख दिया तो नीचे ऑपरेटिंग लिखूं, ऐसा जरूरी तो नहीं लगता। आपको इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब ये करंट ईयर के एक्सपेंसेस है। अब ये पेड है या अनपेड है वो नहीं लिया है, केवल एक्सपेंसेस। और हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो कर रहे, बात कर रहे हैं, तो हम वो निकालेंगे जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है। तो जो पेमेंट हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, कैश फ्लो में ऐड नहीं होगा। कैश फ्लो में ऐड करने की बात नहीं करें, यहाँ पे कैलकुलेशन में, इस कैलकुलेशन में जो हमारा एक्चुअल कैश है वो ऐड होना चाहिए, और जो कैश नहीं है, नॉन कैश है, वो क्या होना चाहिए, माइनस। तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था बेटा, क्या वो इस साल पे हुआ होगा? पिछले साल का बाकी इस साल पेड हो जाता है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। क्लियर रहेगा? अच्छा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या हमने पे किया है? नहीं किया, तो वो नॉन कैश हो गया। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। नेक्स्ट अब आगे क्या है, अगर मान लो आउटस्टैंडिंग हो गया तो साथ में प्रीपेड को भी देख लो। पिछले साल अगर प्रीपेड कर दिया था, एडवांस दे दिया था, तो क्या दोबारा फिर पेमेंट करना होगा इस साल? नहीं, तो वो क्या कर दोगे, माइनस हो जाएगा प्रीपेड यानी एडवांस, एडवांस सॉरी दिमाग में कुछ और ही चला जा रहा है ना, कहीं होता है। कभी आधी नींद से जग के देखा करो, आधी नींद से जग के अभी लिखने, भाई देखो जो बोल रहा हूं दैट विल बी 100% एक्यूरेट, वो गड़बड़ नहीं होगा। लिखने में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जब नींद नहीं पूरी होती तो दिमाग ऐसे ही हैंग करता रहता बीच बीच में। माइनस, चलो एडवांस ऐसे लिख दो, एडवांस, हाँ प्रीपेड लिख दो, एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर, या आप लिख लो प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर। और जो करंट ईयर में एडवांस पे किया वो पेमेंट कर ही तो रहे हो, पेमेंट जा ही तो रहा है अभी करंट ईयर में, तो कैश तो है ना, तो ऐड कर दोगे एडवांस पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर। पिछले साल एडवांस दिया था तो आप इस साल पेमेंट नहीं जाएगा, इसलिए माइनस कर दो। इस साल एडवांस दिया है तो पेमेंट जा ही तो रहा है, वो ऐड कर लो।
इन दोनों का कैलकुलेशन करके अल्टीमेटली सम अप कर लो, आपको ये भी कैलकुलेशन मिल जाएगा। यस नो? क्लियर हो गया? पैरा फिर से चेंज करो, पैराग्राफ फिर से चेंज करो। अच्छा यहाँ पे क्रेडिटर देखो, अगेन वन थिंग आई फॉरगॉट, बस ध्यान देना, किसी एक क्रेडिटर को हाईलाइट करके लिख देना क्या? एग्जैक्टली, दैट इंक्लूड्स क्रेडिटर प्लस बिल्स पेड। अब ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? दैट इज अ कॉमन थिंग। पैरा चेंज करोगे। From the above two calculations, बेटा जो डायरेक्ट मेथड है ना, वो आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जिंदगी में, क्योंकि टीचर ने आपको पढ़ाया भी नहीं होगा। पढ़ाया होगा तो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन ही कराया होगा। और ये जो आप नोट्स लिख रहे हो, इससे आपका कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन, ये वर्किंग नोट बनाने का काम कर रहे हो आप। ये सारे कैलकुलेशन जो है ना, ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन और डायरेक्ट मेथड का वर्किंग नोट बनाने में यही यूज करोगे, and that's why I'm going for that. From the above two calculations, we will get from the above two calculations we will get the operating cash flow just a second, एक सेकंड बस। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्सेशन लिख लो, बिफोर टैक्सेशन। बिफोर टैक्सेशन लिख लिया। एंड फाइनली लिखो आगे, बिफोर टैक्सेशन के बाद आगे लिखो, एंड फाइनली वी विल डिडक्ट tax paid during the year to find out tax paid during the year to find out operating cash, sorry सीधा लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कैश काटो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? ये आपका जो मेथड आपने लिखा, ये कौन सा मेथड लिखा है? नहीं, मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करोगे पूरा ही लिखवा दिया है। एक बार गिविंग यू 5 minute टाइम, जस्ट रिवाइज द एंटायर थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड टुडे, एंड इफ यू हैव any sort of doubt, just ask it.